Morning students, welcome to business class. So in previous class we start our chapter number 10, financial market. In this we learn about the saver and borrower. Who is the saver? Saver is a investor or we can say surplus unit. सेवर वो लोग होते हैं जो कि अपनी मनी को सेव करते हैं और कहीं बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है, सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं. और बोरोअर कौन होते हैं? बोरोअर होते हैं बिजनेसमैन जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेते हैं, जिसे हम डेफिसिट यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये रिस्क टेकर होते हैं और कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका. और इसके अंदर हमने मीनिंग पढ़ा था और उसके फंक्शन या फिर वी कैन से फीचर पढ़े थे. ठीक है, और हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड थी, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. ठीक है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में. तो मनी मार्केट क्या होती है? व्हाट इज मीनिंग बाय मनी मार्केट? मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड मीन्स इन यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 year. मनी मार्केट होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ली जाती है. मतलब मनी मार्केट में जो पैसा हम बोरो करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ठीक है, अप टू 1 year तक के लिए. और ये कौन सी इंस्टीट्यूशंस देती हैं? आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी एटसेट्रा. ठीक है, ये हमें ये प्रोवाइड करती हैं. मीन्स क्या है कि ये हम नहीं लेते. नॉर्मल इंसान है जो, उसको नहीं मिलता मनी मार्केट से पैसा कौन लेता है? बिजनेसमैन लेते हैं. ठीक है, बिजनेसमैन जिनको पैसे क्या यूज होती है? इन दिस मार्केट मनी आर बोरोड बाय द बिजनेसमैन फॉर रॉ मटेरियल, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर डे टू डे एक्टिविटी. ठीक है, कौन लेता है इसमें? बिजनेसमैन पैसा लेता है. किस चीज के लिए? अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जो कि इन 1 year कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो अब इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट में. सबसे फर्स्ट है कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कॉल मनी मतलब मनी को मंगाना कहीं से. ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसे एक हम मतलब मेन पॉइंट्स मैंने जो है वो हाईलाइट्स किए हैं. ठीक है, आप इस तरीके से लर्न करोगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा. सबसे फर्स्ट है इंटरबैंक. कॉल मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मोस्टली बैंक्स के लिए होता है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी होता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट है इंटरबैंक मतलब ये बैंकों के बीच में होता है. ठीक है, बैंकों के बीच में होता है. और बैंक और शॉर्ट ये क्यों लिया जाता है? जबकि एक मान लो कि एक कोई बैंक है जिसके पास मनी शॉर्टेज हुई है. ठीक है, यानी कि उसके पास कमी पड़ गई है पैसों के लिए, तो वो क्या करता है? उस बैंक से पैसा लेता है जो सरप्लस बैंक है, मतलब जिसके पास पैसा है अभी. ठीक है, तो वो उसको कॉल करके बोलता है कि मेरे पास मतलब पैसे की कमी पड़ गई है. एक बैंक जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक है, वो आईसीआईसी बैंक को कॉल करता है और बोलता है मुझे इतने पैसों की अभी ज़रूरत है जो बैंक में नहीं है मेरे पास, तो वो उनसे मंगाता है. ठीक है, तो क्या होता है ये शॉर्टेज बैंक किससे मंगाता है? सरप्लस बैंक से. ठीक है, और उसके लिए कुछ रेट चार्ज करता है. कौन? बैंक. जो पैसे ऑब्वियस है, जो पैसे दे रहा है वो फ्री में तो पैसे देगा नहीं. ठीक है, कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो वो जिसको हम कॉल रेट बोलते हैं. ठीक है, कॉल रेट इन द सेंस इंटरेस्ट. और ये क्या होता है? डे टू डे और क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है. मतलब कभी 8% हो गया, कभी 9% हो गया, और टू और भी होता है. ठीक है, तो उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में टू मेंटेन CRR. मतलब क्यों ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज क्यों आती है? जैसे कि मान लो कुछ कमर्शियल बैंक जो होते हैं
उन कमर्शियल बैंक को CRR मेंटेन करना पड़ता है। CRR क्या होता है? कॉल रेट रिटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एक RBI बैंक के पास कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ मनी रिजर्व करवा के रखनी पड़ती है। जैसे मान लो कि अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो उसको उसमें से मैंडेटरी है कि उसे 40 रुपये जो है वो RBI के पास जमा करवा के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर वो बैंक वो 40 रुपये रखने में असमर्थ है, मतलब वो नहीं रख पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको उस CRR को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सरप्लस बैंक है उससे कॉल मनी, मतलब उससे फ़ोन करके वो मनी को मंगाता है और उसको वहाँ पर रखता है, मेंटेन करता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मतलब ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं होता, ये इंश्योरेंस कंपनी भी करती है कॉल मनी। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर पैसा कम पड़ रहा है तो वो कॉल करके दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से मंगा सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो कॉल मनी में हमने क्या क्या किया? कॉल मनी मतलब एक बैंक के पास, ये इंटर बैंक होता है और इंटर बैंक होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसमें जब शॉर्टेज ऑफ फंड पड़ जाती है, पैसे शॉर्टेज ऑफ मनी आ जाती है किसी बैंक में, तो वो सरप्लस बैंक से पैसा मंगाता है। उसके लिए वो प्लस बैंक है वो कुछ रेट चार्ज करता है, उसे बोलते हैं कॉल रेट। और कॉल रेट के बाद ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कमर्शियल बैंक को अपनी CRR मेंटेन करने के लिए जब उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है तो वो क्या करता है, सरप्लस बैंक से पैसा मंगाता है। ठीक है, क्लियर है? सो नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इशू बाय RBI। क्या होता है? ट्रेजरी बिल किसके द्वारा इशू किया जाता है? RBI के द्वारा। और किसके बिहाफ पर किया जाता है? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसको बोलती है कि उसको ट्रेजरी बिल क्या करना है? इशू करना है। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इससे जो इस पैसे लगाते हैं इसमें वो कौन होता है? बैंक भी हो सकती है और जनरल बैंक या जनरल पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है ट्रेजरी बिल इशूड एट अ डिस्काउंट। इसको ये मेन पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने निकाला है ट्रेजरी बिल 15,000 का, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि उसने 15,000 का निकाला है, तो 15,000 में इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जो इशू किया गया वो डिस्काउंट पे इशू किया गया, मतलब बिल था 15, वो ट्रेजरी बिल था 15,000 का, लेकिन जो भी बैंक उसको परचेज करेगा वो क्या करेगा? परचेज करने के लिए उसको 15,000 पे नहीं करने पड़ेंगे, उसे पे कितने करने पड़ेंगे? 10,000। ठीक है, मतलब एट अ डिस्काउंट, मतलब वो 10,000 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। उसके बाद है रीपेमेंट एट पार। रीपेमेंट एट पार मतलब कि जब गवर्नमेंट, अब पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे को वो क्या करेगी? पैसे को वापस भी तो करना पड़ेगा। जब वो पैसा वापस करेगी तो उसको वो एट पार करेगी। ठीक है, यानी कि इशूड कैसे होता है? एट डिस्काउंट होता है। मतलब पब्लिक को जो अगर 15,000 का ट्रेजरी बिल है उसको सिर्फ 10,000 पे करने हैं, और लेकिन वो जब उसको वो वैल्यू मिलेगी, तो अगर वो ट्रेजरी बिल 15,000 का है तो वो उसको रीपेमेंट मिलेगी 15,000 की। ठीक है, ये जो होता है वो जीरो कूपन बाउंड होता है। जीरो कूपन का बाउंड का मतलब क्या होता है कि इसमें जीरो कूपन मतलब जितने का ट्रेजरी बिल होता है उतनी की ही पेमेंट मिलती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब अगर वो 15,000 का है तो उसको 15,000 ही मिलेगी, उससे ना उससे ऊपर मिलेगी और ना ही उससे कम मिलेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बाउंड। और इसकी जो मिनिमम वैलिडिटी होती है वो 14 और पेमेंट की, और ज़्यादा से ज़्यादा 364। ठीक है, 364 डेज की मैक्सिमम होती है। उसके बाद है ये 8th पॉइंट है नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? यू कैन क्लेम। क्या इसका मतलब होता है कि
नेगोशिएबल, मतलब तुम गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हो उसके पैसे के लिए, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ये इसको हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कभी भी। ये नहीं है कि अगर हमने लिया ट्रेजरी बिल तो हम ही को पैसा मिलेगा। अगर हमें किसी का पैसा देना है तो हम उसको वो ट्रेजरी बिल दे सकते हैं और वो पेमेंट वो भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसकी मिनिमम अमाउंट होती है इसमें ट्रेजरी बिल की 25,000 की मिनिमम अमाउंट होती है, ठीक है। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल में क्या आता है? कमर्शियल बिल होता है 90 डेज पीरियड होता है इसका, मतलब जब ये इशू होता है उससे 90 डेज के अंदर अंदर कमर्शियल बिल क्या, इसको आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। जो बिल था, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर था, उसमें क्या होता था, मतलब जिस कंपनी के पास को प्रोडक्ट खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेकिन उसके पास उस टाइम पैसा नहीं है, तो वो दूसरी कंपनी जिससे उसे खरीदना है प्रोडक्ट, तो वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए लेकिन मेरे पास इस टाइम मनी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करती है, वो कंपनी कहती है कोई इशू नहीं है इसमें, आप हमें एक बिल बना के दे दो, उस बिल बना के दे दो और हम आपको माल दे देंगे, ठीक है। और इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 3 मंथ का, ये आपने पढ़ा था 11th में, ठीक है। तो अब 90 डेज का पीरियड होता है। कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, और ये बैंक से भी डिस्काउंट करवाया जा सकता है। एंड फॉर क्रेडिट परचेज और सेल, इसके सिर्फ तभी हम इशू करते हैं जब हमें हमने उधार में माल खरीदा या बेचा होगा, ठीक है। क्या था इसमें, जैसे कि मान लो अब बैंक है, इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि जैसे अब वो जिसने बिल रखा, मतलब जिसने माल दिया उस कंपनी को, उसके पास बिल है अब, ठीक है। अब उसको पैसे की ज़रूरत पहले पड़ गई, तो वो अब बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने इतने का माल बेचा हुआ है लेकिन अभी मेरे को उसने पैसे नहीं दिए हैं, ये 3 महीने का बिल दिया है, 3 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा, तो लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। तो वो बैंक क्या करता है, उसको पैसे देता है, ठीक है, उसको पैसे दे देता है। लेकिन वो अब ऑब्वियस है, अब उसने 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी बैंक को, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट लेगा। जैसे मान लो 10,000 का अगर बिल है तो 10,000 नहीं देगा पूरी पेमेंट, वो कितनी देगा, 9200 दे दे, 9700 दे दे, ठीक है। तो वो डिस्काउंटेड पे होता है। फॉर क्रेडिट परचेज, ये बता दिया मैंने क्या होता है, ये उधार में खरीदना या बेचने पर इशू किया जाता है। क्लियर है। और ये 3 पॉइंट आज हमने किए हैं। सबसे फर्स्ट था कॉल मनी, सेकंड इज ट्रेजरी बिल एंड थर्ड वन इज कमर्शियल बिल। फर्दर इसके 3 और पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। होप you listen and like and subscribe my video. Thank you.